पाकिस्तान का नाम सामने आते ही एक बदहाल स्थिति सामने आ जाती है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के लोग कैसे रह रहे हैं, ये सब जानना चाहते हैं। और पाकिस्तान में तो भिखारियों की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है, ये भी सब जानना चाहते हैं। पाकिस्तान छोड़कर वहां का पैसा लेकर लोग दुबई, अमेरिका में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। और दुबई, अमेरिका में अगर पाकिस्तानी शिफ्ट है तो वो पाकिस्तान आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। हमारे साथ साजिद तरार जी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका से पाकिस्तान को बदलने की बातें करते हैं और पाकिस्तान है कि बदलता ही नहीं है। एससीओ समिट में जयशंकर साहब हमारे गए वहां पर और तमाम बातें हुई, लेकिन पाकिस्तान क्या सुधरा है? बातें बहुत हो रही हैं, दावे बहुत हो रहे हैं। नवाज साहब कह रहे हैं कि अब 75 साल बीत गए, अब आने वाले 75 साल बर्बाद नहीं कर सकते। तो साजिद तरार साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बारे में हमसे बात करेंगे। साजिद साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। नमस्कार। साजिद साहब, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप अमेरिका में हैं, पाकिस्तानी हैं, कभी मन होता है पाकिस्तान आने का या कभी तरस आता है पाकिस्तान पर, रोना आता है कि किस मुल्क से मैं हूं, अमेरिका में हूं और लगातार कई बार मुझे ताने सुनने को मिलते हैं, ऐसा कभी होता है आपके साथ? देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए ये सोचता हूं कि उस रीजन के अंदर भारत में और पाकिस्तान हम सदियों से इकट्ठे थे और जिस तरीके से भारत ने तरक्की की है, दिल तो मेरा ये करता है कि पाकिस्तान भी वैसे ही तरक्की करे। यही आता है और मैं इसी चीज को हमेशा उनको एडवाइस भी करता रहा हूं कि इंग्लिश और मैथ और तालीम पर तवज्जो दो। यही हमेशा सोचता रहता हूं। अल्टीमेटली पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, अमेरिका इज माई होमलैंड, और दूसरा इसी रेफरेंस के साथ भारत को मैं हमेशा अपनी मौसी समझता हूं। माई सेकंड होम इज इंडिया। अभी पाकिस्तान में एससीओ समिट हुई, हमारे विदेश मंत्री वहां गए, तमाम बातें हुई, सुधरने का पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने ये मौका भी जाया कर दिया, बेकार कर दिया, क्योंकि कोई अच्छी खबर तो पाकिस्तान से सामने नहीं आई है? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं। इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के साथ ट्रेड जो है वो जरूरत थी पाकिस्तान की। और मैंने इसका पहले ख्वाहिश भी इसको मैंने एक्सप्रेस भी किया है कि चाहिए था कि अच्छा स्वागत किया जाता, फॉरेन मिनिस्टर जाते डॉक्टर जयशंकर साहब को लेने के लिए, और कई बातें, लेकिन पहले से फिर भी हालात बेहतर हैं दोनों तरफ से वर्सेस, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन है गोवा का। पाकिस्तानी मीडिया गोवा को बार बार कंपेयर करता रहा है, जो कि मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन एससीओ में से अच्छी चीजें निकली हैं। हालांकि आपको पता है पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना है, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अच्छी एक दूसरे के साथ शेक हैंड अच्छा हुआ, लंच पे अच्छी बातें हुई। डॉक्टर जयशंकर साहब ने वॉक की, वहां पौधा लगाया, वापस आके शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वी आर नॉट पैसिव एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। दूसरी तरफ से भी एक अच्छा मैसेज, जो बड़ा अच्छा मैसेज जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, बरखा दत्त को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मोदी साहब को आना चाहिए, हमने 75 साल जंगों में वेस्ट किए। ये अच्छा मैसेज था। देखें, मैं अच्छा हो सकता था लेकिन बुरा भी नहीं है। मैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता हूं। मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी हूं जो भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिलीव करते हैं, जो टेररिज्म और इस तरह की चीजों पे बिलीव नहीं करते। मैं इंडोर्स करूंगा नवाज शरीफ साहब की बात कि हमने 75 साल जाया किए हैं, हमें मजीद इसमें एक दिन भी जाया नहीं करना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, अच्छी तरीके से चुनाव हुए, नई सरकार बन गई, उमर अब्दुल्ला सीएम बन गए। पाकिस्तान इसको किस तरीके से लेता है? देखिए, बात आपकी ठीक है। उस इलेक्शन को बिल्कुल, जिस तरह हर तस्वीर को देखने के दो एंगल होते हैं, कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें जो कांग्रेस के मिली जुली जो जम्मू के रिजल्ट से और कश्मीर के रिजल्ट को आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने बयान दिए उसमें। लेकिन मेरे ख्याल में वी हैव टू मूव फॉरवर्ड रिगार्डलेस हाउ। हम लोगों ने आप पांचवी इकानमी है दुनिया की और उसका स्टेटस आपको मेंटेन करना होगा, करना चाहिए आपको।
और मूव फॉरवर्ड करने के लिए आप जब तक डायलॉग नहीं करते, जब तक चीजों को टेबल पर बैठ के सॉर्ट आउट नहीं करते, यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। मेरे ख्याल में इस दफा एससीओ में पाकिस्तान ने एक स्टेप ये फॉरवर्ड जरूर किया है कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया उसमें, और वापस आके डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। तो ये सारी अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं। अब देखें कि हाउ वी मूव फॉरवर्ड विद इट। पाकिस्तान में भूख है, गरीबी है, गैस के लिए लंबी लाइनें, आटा, चावल, तेल, दाल, सब कुछ महंगा है। आप अमेरिका में रहते हैं, आप किस तरीके से पाकिस्तानियों की मदद कर पाते हैं? आप बड़े कारोबारी हैं, कोई मदद आप भेज पाते हैं वहां से? देखें, बिजनेसमैन एक तो मैं अमेरिका में हूं, यही एक बड़ी वजह है। जहां पे दहशतगर्दी होगी, जहां पे जंगें होंगी, जहां पे सुकून नहीं, अमन नहीं होगा, वहां पे ट्रेड नहीं किया हो सकता। जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने फरमाया है कि पीस फर्स्ट ट्रेड लेटर, लेकिन पाकिस्तान को सबसे अशद जरूरत इस वक्त करप्शन पे क्रैकडाउन करने की है। हर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट, हर सिस्टम करप्शन से भरा पड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है वो नेशनलिज्म का है। मैं हमेशा इस चीज की तारीफ करता रहा हूं कि मोदी जी जैसा लीडर पाकिस्तान को चाहिए। मोदी जी का सबसे बड़ा जो तोहफा भारत को है वो नेशनलिज्म का है। कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, इकॉनमी को ग्रो करने के लिए नेशनलिज्म और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को मैं सबसे बड़ा हमेशा ये कहता हूं, तालीम पे तवज्जो दें, इंग्लिश मैथ पे तवज्जो दें, नेशनलिज्म पे तवज्जो दें, और करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन करें। इसके बगैर यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। अच्छा, पाकिस्तान में किसकी सरकार आपको अच्छी लगती है? इमरान खान की जो जेल में है, या नवाज बंधुओं की सरकार आती है? अब शहबाज पीएम है, पहले नवाज पीएम थे। किसकी सरकार थोड़ा बहुत पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? देखिए, मैं पाकिस्तान सेंट्रल पंजाब से बिलोंग करता हूं। मैं एक छोटा सा टाउन है मंडी बहाउद्दीन, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। मैं वहां पैदा हुआ। मैंने वहां से फिर शहर, मेरे पेरेंट्स जो मेरे वालिद थे, माय फादर वाज अ लॉयर, माय मदर वाज अ टीचर, लेकिन आई ग्रू अप इन इस्लामाबाद। मेरी अर्ली एजुकेशन इस्लामाबाद से है। फिर मैंने लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, फिर मैं अमेरिका आया, फिर मैंने यहाँ से लॉ किया, यहाँ से पढ़ा। उसके बाद लेकिन देखो, इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उन पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। उनके अंदर दे आर, जिस तरह लेगेसी पॉलिटिक्स है, जिस तरह भारत के अंदर अगर देखा जाए लास्ट नेम गांधी मीन्स एवरीथिंग, उसी तरीके से भुट्टो लास्ट नेम मीन्स एवरीथिंग, वो शरीफ लास्ट नेम मीन्स एवरीथिंग। पॉलिटिकल वैल्यूज नहीं है। खान साहब का भी अब 3.5 साल का हिस्ट्री सामने मौजूद है, उन्होंने भी कोई अच्छा नहीं किया। मैं रेडिकलाइजेशन के फेवर में नहीं हूं। उन्होंने भी रेडिकल आइडियाज, उनको भी सोचा जाए तो तालिबान खान मशहूर है नाम उनका, लेकिन ये कि मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूं कि हमें सबसे पहले इस चीजों से हट के इंग्लिश और मैथ को तवज्जो देनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना होगा, तालीम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए, चाहे जैसे भी हो। भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है। ट्रेड के बगैर और अच्छे रिलेशनशिप के बगैर यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड, यू कैनॉट ग्रो, यू कैनॉट ग्रो, यू कैनॉट सर्वाइव। बलूचिस्तान में, आपके बलूचिस्तान में बड़ा बवाल है। लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कटकर अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान इतना सा रह जाएगा। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, वहां जो पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? आशीष भाई, ये देखें, इस तरह की छोटी छोटी मूवमेंट्स हर कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ लोग डिसएग्री करते रहते हैं, होता रहता है। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये जो इक्का दुक्का ये करते हैं, आजकल बिलखसूस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पंजाबियों को वहां पे ज्यादा तंग किया जा रहा है जो लोग हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, अनफॉर्चुनेटली गवर्नेंस इश्यूज हैं, करप्शन इश्यूज हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी करप्शन इश्यूज हैं। वहां पे डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हो सकता। तालीम का एक सबसे बड़ा पार्ट, मैं दुनिया में आशीष भाई फर्मली बिलीव करता हूं कि तालीम आपको एक शऊर देती है, एक विजन देती है, आपको बताती है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, जब भी जहां तालीम नहीं होगी वहां पे रेडिकलाइजेशन आके अपना कारोबार शुरू कर देगी। तो दर हकीकत यही इश्यूज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट ओनली पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर यही इश्यूज चल रहे हैं कि वहां पे तालीम और इकॉनमी नहीं होती, और वहां पे रेडिकलाइजेशन जो है
वो सर चढ़ जाती है। यही इशू, दीज आर काइंड ऑफ इश्यूज पाकिस्तान इज फेसिंग। लेकिन गवर्नेंस इज एन इशू। गवर्नेंस 77 ईयर्स एक दिन नहीं है। हमें 77 साल के नेशनलिज्म का प्रॉब्लम है। हमें नेशनलिस्ट लीडर चाहिए जो कि हमें अगली सदी के अंदर लेकर एंटर करे, जो तालीम की तरफ तवज्जो दे, एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए। पाकिस्तान बेहाल है और आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, एजुकेशन ही पाकिस्तान को सही रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन जहां रोज बम गोले, अब जैसे दिवाली में पटाखे फटते हैं वैसे फट रहे हो, आम लोग मारे जा रहे हो, वहां कौन कारोबारी हिम्मत जुटाएगा? वहां कौन व्यापार लगाएगा? कौन इंडस्ट्री लगाएगा? आप लगाना चाहेंगे क्या? देखिए आशीष भाई, यही तो क्राइसिस चल रहे हैं। जब हम अफगानिस्तान में रशिया आया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इसने पलंपना शुरू कर दिया। हीरोइन आई, क्लाशनकोफ आई, बम आए, वहां से लोग आए और फिर उसमें चंद लोगों ने पैसे बनाए, वहां पे एक इंडस्ट्री बन गई टेररिज्म की। दैट इज, अब वही चीजें पाकिस्तान के लिए खुद खतरा बन चुकी हैं। यही तो मैं गवर्नेंस की यही बात कर रहा था कि ये सारी चीजें चेंज होने की सख्त जरूरत है पाकिस्तान में। और मैं एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता किसी किस्म का टेररिज्म, चाहे कहीं भी हो। मेरे ख्याल में आशीष भाई, दुनिया के अंदर हर इंसान जो पैदा होता है वो कीमती इंसान होता है, चाहे वो किसी फॉर्म, शेप और किसी रिलीजन का भी हो। मारना एक दूसरे को, मैं तो किसी की फीलिंग्स भी हर्ट करने के हक में नहीं हूं। लेकिन ये फिर देखें, ये फिर एक मैंने जिस तरह आपको बताया है, आप डेवलपिंग कंट्रीज देख लें, जहां पे तालीम नहीं होती, इंडस्ट्री नहीं होती, इकोनॉमी नहीं होती, वहां रिलीजन को कारोबार बना लिया जाता है और फिर वो सर चढ़ के बोलता है। और दीज आर द क्राइसिस, दीज आर द इश्यूज वी आर फेसिंग, द पाकिस्तान इज फेसिंग। अच्छा, आप बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में जिन्ना को खुदा मानने लगे हैं लोग, और जो बांग्लादेश बनाने में जिनका हाथ था, मुजीबुर रहमान, उनको छोड़ दिया है उन्होंने। कहा जा रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अमेरिका और पाकिस्तान करवा रहा है। आप कैसे देखते हैं? आशीष भाई, मैं भी जो मीडिया से जो खबरें पढ़ रहा था, देख रहा था, दो तरफ लोग उंगलियां उठा रहे हैं। एक अमेरिका की तरफ उठा रहे थे और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से। वहां पे मैंने देखा है सेंटिमेंट्स, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जिना को सेलिब्रेट अब कर रहे हैं वो, जहां पे वो अब बल्कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके कोई एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं जिस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इतने क्राइसिस मौजूद हैं, तो वो बांग्लादेश में किस तरह जाके अपने रिसोर्सेज को बर्न कर पाएंगे वहां पे। मुझे डाउट है इस चीज पे। लेकिन ये जो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, वहां पे जो चीजें हुई, वहां पे एक प्रोफेसर साहब किसी यूनिवर्सिटी में भी वो अपना भाषण दे रहे थे, और भी वहां पे मैंने देखा है कि जमात इस्लामी के लोग बाहर निकल चुके हैं, जिनको माजी के अंदर बड़ी बड़ी सजाएं मिली हैं, और उनका कंप्लीटली यू टर्न। और फिर उसके बाद जो मैंने एक अमेरिका का जो मैं खासकर सामने नजारा आता है, इशारा आता है, डॉक्टर यूनस साहब यहाँ पे आए तो वो आके बिल क्लिंटन से मिले, वो आके यहाँ पे मिले बाइडन साहब से मिले। तो ये सारी चीजें जो नजर और उनके डॉक्टर यूनस यूज टू लिव इन अमेरिका, तो वो नजर आते हैं इशारे। लेकिन पाकिस्तान का मैं नहीं समझता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हैज सो मेनी ऑफ इट्स ओन इंटरनल इश्यूज। जिस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो खुद उनको सर खुजाने का टाइम नहीं है। वो बांग्लादेश में जाके किस तरह कोई चीजों को प्रमोट कर पाएंगे या किस तरह सपोर्ट कर पाएंगे। आप पाकिस्तान आखिरी बार कब आए थे? मैं पाकिस्तान में मेरा ख्याल है मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे। मैं बल्कि उससे पाकिस्तान से पहले तो मैं भारत गया था, और मैं भारत भी जाता रहता हूँ, पाकिस्तान भी जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान इंडिया बेसिकली इफ लाइक मेरी सबसे बड़ी, मैं आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव अ फैमिली इन इंडिया एट द सेम टाइम। मेरे यहाँ पे भाइयों से ज्यादा अजीज हैं वो सरदार हैं, सिख हैं, उनके साथ मेरे बहुत मोहब्बत है, प्यार है। मैं यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि मैं भारत भी जब जाता हूँ, आई गो टू हरमंदर साहब, आई गो टू द अजमेर शरीफ, आई वेंट टू द निजामुद्दीन औलिया, आई वेंट टू द मंदिर जाता रहता हूँ। आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मुस्लिम। अच्छा, आप पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खुलकर बोल रहे हैं, आते जाते भी रहते हैं। कभी डर लगता है कि निपटा दिए जाएंगे? कभी डर लगता है आपको इस तरीके का कि भाई पाकिस्तान आना जाना भी है और आप खुलकर भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं? डर लग रहा है, जान का खतरा है? आशीष भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, डर तो इस बात का लगता है, लेकिन देखें ये हकीकत है। ये हकीकत ये है
कि हमारे डिफरेंसेस कम हैं, हमारी सिमिलैरिटीज एक हैं। हम एक तरह की भाषा बोलते हैं, जहन एक है, खुराक एक है, और सदियों से इस रीजन में हम इकट्ठे रह रहे हैं। हमारी शक्लें एक हैं, हमारी अक्लें एक हैं। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता धर्म, बल्कि इस धर्म के बारे में मेरी जो सोच ये है कि हम मुख्तलिफ रस्तों से सेंटर सेम है, जहां पे हम जा रहे हैं सेंटर सेम है, रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन इस चीज को डिफरेंस बना लेना, आप सोच नहीं सकते कि मैं यहाँ मेरे जो जसदीप सिंह मेरे जो पार्टनर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, 30 साल 35 साल से हमारा प्यार है। मैं जब भी वो भारत जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूं, जब मैं पाकिस्तान जाता हूं वो मेरे साथ जाते हैं, जब भी मैं जाता हूं। हमारा एक दूसरे के साथ अनटूट रिश्ता है। और मैं इसी तरह, मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है कि मैं किसी को सेपरेट नहीं कर सकता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है। मेरी ये बाउंड्रीज नहीं है किसी से प्यार या मोहब्बत करने वाली। मेरे लिए ये इतना मायने नहीं रखता। आपको अच्छा इंसान होना जरूरी है, आपको किसी का दर्द समझने की जरूरत है मेरे ख्याल में। और मैं जिस तरह आपको बताया, अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, भारत मेरी मासी है, हमेशा मैं भारत भी उसी प्यार से जाता हूँ। मुझे उतना ही प्यार मिलता है भारत में भी जितना पाकिस्तान में मिलता है। मैं मेरी कोई रिग्रेट नहीं है। मैं इतना खुश होता हूं भारत जाके, आप सोच नहीं सकते जितना पाकिस्तान खुश होता हूं, बल्कि उससे शायद ज्यादा ही खुश होता हूँ। मैं जाके वहां गलियों में पैदल फिरता हूँ, चीजें एंजॉय करता हूँ, फूड खाता हूँ, हर एक को बताता हूँ मैं पाकिस्तानी, और इतना प्यार और स्वागत देते हैं, आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान दुनिया से कर्ज मांग रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास भी वो कर्ज मांगने गया, तमाम जगह वो हाथ फैलाने पहुंच जाता है, अमेरिका भी गया, रशिया भी गया, चाइना से भी कर्ज मांग रहा है। पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? किसे वो पाकिस्तान सबसे अच्छा दोस्त माने? पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त तो वही है जो पाकिस्तान को पैसे देता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो। अनफॉर्चुनेटली, ये अच्छी बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे से पाकिस्तान की दोस्तियां सिर्फ पैसों के लिए होती हैं, जो कि ज्यादती है। और दूसरा यहाँ पे आशीष भाई, ये भी मैं बताऊंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी या रिलेशनशिप तब दुनिया से ठीक होते हैं जब आप इकोनॉमिकली अपने पांव पे खुद खड़े। तो ये एक मसला है, और ये बहुत अरसे का मसला है, आज का नहीं है। इसको पाकिस्तानियों को ही ठीक करना होगा, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, उनको एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है, जो उनको रास्ता दिखाए, जो खुद एक साफ करेक्टर हो उसका, खुद करप्ट ना हो, उसके बच्चे पाकिस्तान के अंदर हो, उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर हो, उसके लंदन में अकाउंट ना हो। इस वक्त तो हमारा सारा कुछ जो है वो लंदन बेस है, हमारा तो सारा कुछ इस वक्त बाहर से। आपको बताया है, हमारे पिछले दिनों में हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर था, पाकिस्तान में थे, बड़े अच्छे, यहाँ से वॉर्टन की उनकी पीएचडी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में है। उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का $150 बिलियन बाहर दुबई और लंदन में पड़ा है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के हालात क्या है। पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं, लगता नहीं वो कभी सुधरेगा। क्या क्रिकेट हो पाएगा हमारे और पाकिस्तान में? क्या आपको लग रहा है कि कभी ऐसे हालात बनेंगे कि इंडिया टीम पाकिस्तान जाके क्रिकेट मैच खेलेगी? देखिए उसमें, देखिए वो चले, वो एक क्रिकेट, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको पता है हमारी टीम के अंदर फिर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे करप्शन है, इसी तरह सिफारिशों के साथ हमारे प्लेयर भी आ जाते हैं आगे। मैंने पिछले दिनों पे बड़े अरसे के बाद मैंने यहाँ अमेरिका के अंदर टीम देखी, जब मैच देखा जाके भारत और पाकिस्तान का, तो वहां मुझे पहली दफा इत्तेफाक ये हुआ कि 300 पाउंड के मैंने क्रिकेट के खिलाड़ी देखे पाकिस्तानी टीम में, और मुझे वाकई फिर मैंने पूछा भी ये बंदे किस तरह आगे। उन्होंने कहा जी मेरे तो डैडी के कोई दोस्त थे, क्रिकेट के सिलेक्टर थे। तो इस तरह करके फिर यही होता है। अब रिसेंटली 800 टेस्ट क्रिकेट में 800 रन आपने कभी सुना है कि किसी क्रिकेट टेस्ट में मैच में हुए होंगे? बस देखिए, फिर मेरे ख्याल में तो अगर मुझसे जाती तौर पर पूछा जाए, पाकिस्तान को क्रिकेट टीम की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के सोर्सेज रिसोर्सेज बर्न किए जाते हैं उस पर। पिछले दिनों एक स्कैंडल निकला था कि चाइना में एक हॉकी मैच देखने के लिए 40 लोग लेके जाना चाहते थे, 5 करोड़ रुपया पैसे मांग रहे थे। क्या ये ठीक है? ये किसी को चाहिए ये ठीक करे चीज? पाकिस्तान के जो भिखारी हैं दुनिया में फेमस है, चाहे मक्का ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए। पाकिस्तान से स्पेशली लोग वहां जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। और आप भी अमेरिका में, लेकिन आप कारोबारी हैं। जब ये बातें आपको सुनने में मिलती हैं, आपके कानों में जाती हैं कि वहां जाके लोग पॉकेट मारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो बड़ा खराब लगता होगा। मजबूरी ये है, बचाए 3 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे। टोटल आबादी पॉपुलेशन 25 करोड़, 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे।
4 करोड़ के करीब अब भिखारी हैं। अब वो 3 करोड़ बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे तो वो कहां जाएंगे, वो कहां से खाएंगे? वो यही हालात आप देख लें। यही बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुबई है, गल्फ के अंदर यही हालात है, सऊदी अरेबिया के अंदर हालात यही, सबसे ज्यादा भिखारी यही। अच्छा, फिर पढ़ना नहीं है, तालीम, स्कूल नहीं जाना, तालीम के बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाते। मैं इस चीज पे बड़े इस पे कई आर्टिकल लिख चुका हूं कि ये ज्यादती है, इन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, खुदा रहा। लेकिन इशू ये है कि जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं उनके बच्चे लंदन पढ़, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके जब खुद के बच्चे लंदन पढ़ेंगे, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तान के बच्चों के की फिक्र हो उनको कि स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे। यही ट्रेजेडी और आज की नहीं है। मुझे 35 साल अमेरिका आ गए और मैं 35 साल पहले भी इसी तरह के हालात की वजह से यहाँ आया था और आज भी वहीं के वहीं। ये ट्रेजेडी है। मैं इस चीज का कन्फेशन करूंगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और तभी मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के हर बच्चे का जिम्मा लेके इनको स्कूलों में पढ़ाना है। इन्होंने बाहर जाके भीख नहीं मांगी। पाकिस्तान में ईश निंदा पर सजाएं हो जाती हैं, मॉब लिंचिंग होती है, पीट पीट कर सड़क पर मार दिया जाता है, जजों तक की धमकी दी जाती है, जजों को भी नहीं बख्शा जा रहा। वहां पर सड़क पर प्रदर्शन और कंटेनर वाले प्रदर्शन बहुत देखे हैं। क्या क्या लगता है इन सब चीजों से कभी सुधरेंगे हालात? ये भी वो डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है, तालीम का ना होना और दूसरा एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना। ये देखें, मॉब मेंटेलिटी ये भी एक क्राइसिस है। ये भी एक सोसाइटी के क्राइसिस में से क्राइसिस है कि लोग अदालतों पे बिलीव नहीं करते, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिसको मैं हमेशा कंडेम करता हूं, हमेशा कंडेम कि अपने हाथ में कानून ना लो। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात तो आशीष भाई ये कहूंगा, किसी धर्म के अंदर, किसी धर्म के अंदर ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी को, इंसान को मार के आप भगवान, खुदा, वाहे गुरु के करीब हो जाओगे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। दुनिया के अंदर मैं बिलीव करता हूं आशीष भाई, जो भी रिलीजन अगर हेटरेड और वायलेंस को प्रमोट कर रहा है तो वो रिलीजन नहीं है। ये हम लोगों ने इसको तब्दील कर लिया चीजों को, हम अब्यूज करते हैं रिलीजन को। और ये कंटिन्यूसली ह्यूमन हिस्ट्री है कि क्रिश्चियन करते रहे, दूसरे और रिलीजन करते रहे, लेकिन आई कंडेम दैट। दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बट पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर सिस्टम क्रिपल हो रहा है, उसी तरीके से अदालतें और लॉ एंड, अगले दिन मैं देख रहा था पाकिस्तानी पुलिस जो है इज नंबर 1 और नंबर 2 द करप्ट पुलिस इन द वर्ल्ड। तो उसमें फिर जाहिर है जब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं करेगी तो लोग फिर कानून को अपने हाथों में लेंगे। गलत बात, बहुत गलत बात। अच्छा, आपको लगता है इमरान खान कभी जेल से बाहर आ पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे, कभी आर्मी उनको छोड़ेगी? देखें, सूनर और लेटर तो जेल से उन्होंने बाहर आना है, लेकिन ये मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि वो जेल से आ भी जाएं तो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत नहीं रखते। उसकी वजह ये है, आज तक जो भी जेल में डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अचीवमेंट की है कि 5 स्टार जेल बना दी पाकिस्तान। वो ये है, उनके पास एक्सरसाइज मशीन मौजूद है, 2 मालिश करने वाले उनके पास मौजूद हैं, उनके पास अपना बावर्ची मौजूद है, काफी मेकर हैं, साइकिल हैं, सब कुछ है उनके पास। और डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन 3 करोड़ बच्चों का नाम नहीं लिया जो स्कूल नहीं जा रहे। उन्होंने ये आज तक नहीं बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैं किस तरह ठीक करूं, इसका कोई जिक्र नहीं किया। आज तक किसी के मुंह से मैंने ये 2 फिक्रे नहीं सुने कि स्कूल, हम तालीम के बगैर आगे किस तरह जाएं। किसी के मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुने कि हम इंग्लिश और मैथ के बगैर गुजारा किस तरह करें, हम एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएं, हम IMF से किस तरह जान छुड़ाएं। ये किसी के मुंह से मैंने अभी तक नहीं सुना। और यही ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि ग्रास रूट इश्यूज के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, नहीं देनी। और जब तक ये नहीं कर पाएगा, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही बचा पाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत थोड़े पाकिस्तानी हैं, जो भी हैं, जो इस पर रूल कर रहे हैं 5-6 हजार लोग, वो सारे के सारे उनके बच्चे बाहर हैं, उनकी बीवियां डुअल सिटीजन हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, अकाउंट उनके बाहर हैं। वो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश क्यों करेंगे? यही ट्राई ये। और ये मैं जो बात बता रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है। हर पाकिस्तानी को पता है इस बात, हर पाकिस्तानी, कि करप्शन हमें मार रही है, हमें लूट रही है। लोग डेली बेस पे बोरियों की बोरियां भर भर के दुबई लेके जा रहे हैं। आप इस वक्त किसी दुबई के किसी रियल एस्टेट एजेंट से जाके पूछ लें कि आपकी प्रॉपर्टी यहां कौन खरीद रहा है सबसे ज्यादा, 3-4 नाम आएंगे ऊपर नीचे।
रशियन आएंगे, यूक्रेन के लोग आएंगे, भारत के आएंगे, पाकिस्तान के आएंगे। भारत के लोग तो चलो वहां बिजनेस करते हैं, भारत से लेके जाते होंगे पैसे, लेकिन हमारे पैसे कहाँ जाते? हम तो 24 दफा तो बैंकरप्ट हो चुके हैं। आईएमएफ जब बेल करता है आपको, तो आप बैंकरप्ट होते हैं, तभी आपको बेल आउट करता है ना। जब आप कर्जे पे कर्जे ले रहे हो, तो यहां से बोरियों से पैसे बाहर किस तरह जा रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? ये गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर जा रहे हैं, लेकिन सब शामिल है इस इमाम में, सब नंगे हैं। क्या करें इसका? अच्छा, दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। एक ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, एक रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब भारत को लोग निर्णायक मान रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। पाकिस्तान का कोई रोल है? क्या मान कर सकते हैं? पाकिस्तान कहीं है दुनिया में? पाकिस्तान का उसके अंदर मेरे ख्याल में तो कोई लेना देना नहीं है। उसका पाकिस्तान के तो खुद के अपने इतने प्रॉब्लम है, उनको क्या लेना देना किसी और वॉर के साथ। हमारे लिए तो जिस तरह हम बात कर रहे थे, टीटीपी और बलूचिस्तान के हालात को कंट्रोल करना एक इशू है। लेकिन ये कि दूसरी जो वार आप बात कर रहे हैं, वहां भी इश्यूज इसी तरह के मिलते जुलते हैं। उन्होंने भी इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो नहीं दी बिल्कुल, और यही वजह है कि देख लें 7 अक्टूबर हुआ है, फिर उसके बाद ना वो सोच के किया है। अब 45,000 से ज्यादा लोगों का वहां पे कत्लो आम हो रहा है वहां, और सारी दुनिया खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि इनका अपना दुनिया के अंदर मुकाम ठीक नहीं है, दुनिया के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि दुनिया उनका साथ इसीलिए वजह से नहीं दे रही है कि दे आर बिहाइंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल। अच्छा, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट चाइना का बन रहा है, सीपेक। वो अवैध रूप से, हम तो उसको अवैध मानते हैं। चीन की चालबाजियां हर आदमी जानता है, पाकिस्तान वाले भी जानते होंगे चीन की चालबाजियां। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लोग चीन पर भरोसा कर सकते हैं? अगर चीन पर भरोसा कर सकते हैं तो भाई बड़े घाटे में रहेंगे। कुछ भी नहीं बदल पाएगा। आपको मैं थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगा कि ग्वादर जो प्रोजेक्ट है, उसमें उसमें सिर्फ पाकिस्तान का 9% हिस्सा है। उसमें हो सकता है अगर वो कामयाब हो तो चाइना के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं। जिन्होंने उसको नेगोशिएट किया था वो वेरी पुअरली, और पाकिस्तान का हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वेरी पुअरली नेगोशिएट होता है, क्योंकि साथ किकबैक्स ली जाती है। मैंने आपको बताया था कि हमें हर चीज से शायद हम बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं हो, कोई भी कर रहा है उसको। ग्वादर के पिछला जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी करप्शन थी बहुत ज्यादा। उसको, उनके इंजीनियर्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। उनकी ख्वाहिश थी चाइना की, फिर वो ख्वाहिश करते हैं कि हमारी आर्मी खुद जाए वहां पे। लेकिन ये कि सी पैक, मेरे ख्याल में चाइना अपने मसल फ्लेक्स करता है, अपना इस रीजन के अंदर असर रसूख बढ़ाना चाहता है। दैट इज देयर कैंपेन, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इट। लेकिन मैं नहीं बिलीव करता कि वो पाकिस्तान के हालात बदल पाएगा। मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि अगर तो पाकिस्तान में सिंसियर लीडरशिप हो, नेशनलिस्ट लीडर हो, अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करके आगे बढ़ा जाए, तब तो ठीक है। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान के सिर्फ उसमें 9% शेयर हैं गवादर के अंदर, सारे सी पोर्ट के। बाकी सारा चाइना के पास है। और चाइना जो है वो, मैं बिलीव करता हूँ उनका जो भी जहां भी रिलेशनशिप होते हैं इंटरेस्ट बेस होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा श्रीलंका के साथ प्रेडेटोरी लैंडिंग करते हैं, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा चार्ज करते हैं कि सारे ट्रैप में आ जाते हैं। मालदीव की स्टोरी आपके सामने है, श्रीलंका की स्टोरी आपके सामने है, पाकिस्तान की स्टोरी। इसको कहते हैं प्रेडेटोरी लैंडिंग। इसके जरिए ये ट्रैप है, डेट ट्रैप है। और हमारे जैसे लोग जिन्होंने किकबैक्स लंदन और दुबई में ले लेने होते हैं, कंट्री जाए भाड़ में उसमें, फिर इस तरह की तरक्की तो नहीं हो सकती। इस तरह जब तक आप नेशनलिस्ट इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन नहीं लेंगे, हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, बड़े कारोबारी हैं, बिजनेस आपका कई देशों में होगा। कभी आपको लगता है कि अपने देश वापस जाऊं, इंडस्ट्री लगाऊं, चुनाव लड़ूं, हालात कुछ सुधारूं? क्योंकि आप देख रहे हैं ना नवाज सुधार पा रहे हैं, ना इमरान सुधार पाए थे। कभी आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं? नहीं, देखिए, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, सिर्फ ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैं उस रीजन की हिस्ट्री को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर हो, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ट्रेड आए, वहां पे लोग आसूदा हों, लोग तालीम याफ्ता हों। मेरी ये ख्वाहिश है। लेकिन मैं, अगर मुझसे आप जाती तौर पे पूछें, आई एम नथिंग बट एन अमेरिकन। आई लव दिस कंट्री मोर देन माई लाइफ। आई एम एन अमेरिकन। तो उसमें ख्वाहिश है मेरी, वहां पे एक बेहतरी आए उस रीजन के अंदर। और अगर मैं इस चीज में
पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप बेहतर करने में कुछ अगर मैं अपना हिस्सा डाल सकूं तो वो डालूंगा, वरना अदरवाइज मेरा आई हैव नो इंटरेस्ट गोइंग देयर एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस देयर। मेरी इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं दोनों पाकिस्तान को आई वांट टू सी पाकिस्तान बेटर, दैट इज द डिजायर। लेकिन वो कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी तक तो मुझे इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। अभी पहली दफा नजर आई है, मैं जिस तरह आपके सामने बैठा हूं, कि एससीओ मुझे इसमें भी, बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब का आना और कोई सख्त जुमलों का तबादला नहीं हुआ, अच्छी बातें हुई वहां से, इस पे मैं खुश हूं। पाकिस्तान को भी बल्कि मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतने सख्त हालात के बावजूद दे वर एबल टू होल्ड द एससीओ। इस पे मैं वाकई उनको क्रेडिट दूंगा इस चीज का, और शुक्रिया अदा करूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब भी आए वहां पे, अच्छी बातें हुई हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आई बिलीव इन ऑप्टिमिज्म के जंगों झगड़ों के साथ यू कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साजिद तरार साहब। आप हमसे जुड़े, तमाम पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात की, पाकिस्तान के बारे में बात की। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते।